प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम स्वतंत्रता जो टॉपिक आपका चल रहा था उसके तीसरे लेक्चर की ओर बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के जो प्रमुख साधन हैं वो कौन कौन से हैं। जो बच्चे क्लास में नहीं आ पाए उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, लेकिन जो व्यावहारिक रूप से क्लास में पढ़ाई होती है वो ऑनलाइन में इतने ठीक प्रकार से नहीं हो पाती। फिर भी कम समय में आपको स्वतंत्रता प्राप्ति की जो 20 साधन मैंने लिखाए थे उनको हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे कि वो साधन क्या क्या हैं। ये बीए फर्स्ट ईयर में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें स्वतंत्रता टॉपिक का ही एक भाग है। तो आपने जो टॉपिक लिखे हैं उसमें पहला टॉपिक आपने लिखा है, इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति का जो साधन है वो है जागरूकता का विकास। देखिए, यदि हम सभी लोग जागरूक होते हैं तो हम आसानी से अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। जिन भी वस्तुओं की हमें आवश्यकता होती है उन्हें प्राप्त करना बहुत आसान है। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति का सबसे पहला जो पहलू है वो है जागरूकता का विकास करना। यदि हम जागरूक होंगे तो हमें अपने सभी अधिकारों की प्राप्ति होगी और हम स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेंगे। दूसरा बिंदु आपने लिखा है स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय। तो आप सभी जानते हैं भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है, वो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और जो इस समय न्यायाधीश है वो हैं यू ललित, उदय उमेश ललित, और उनका स्थान 9 नवंबर को उनकी जगह पर डी.वाई. चंद्रचूड़ यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी ले लेंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय से हमें न्याय की प्राप्ति सुलभ होती है और किसी प्रकार से न्याय में हमें विलंब नहीं होता। न्याय निष्पक्ष प्राप्त होता है, इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति का एक साधन स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय का होना आवश्यक है। तीसरा बिंदु आपने लिखा है इसमें मौलिक अधिकार तथा मूल कर्तव्यों की व्यवस्था करना। भारतीय संविधान में भी भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है और भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। जो मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं उसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको प्रदान किया गया है। और ये अधिकार स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रमुख साधन हैं। अगर हमें ये अधिकार ठीक प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं, हम इनका उपभोग कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। मौलिक कर्तव्य से हम अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से निभा पाते हैं और इन्हीं कर्तव्यों को निभाने के कारण हम स्वतंत्रता को उपभोग करते हैं, उसका पालन करते हैं। यदि हम केवल अधिकारों की मांग करते रहें और कर्तव्यों का पालन ना करें तो ऐसी स्थिति में हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं होगी। प्यारे बच्चों, जो चौथा पॉइंट आपने लिखा है वो था विशेषाधिकारों का अंत। विशेषाधिकार आप सभी जानते हैं कि उपनिवेश काल में भारत में बहुत सारे विशेषाधिकार व्यक्तियों को या कुछ प्रमुख व्यक्तियों को प्राप्त हुआ करते थे। जैसे कि अगर हम बात करें कि ब्रिटिश काल में सर की उपाधि दी जाती थी, वो एक विशेष अधिकार है, या लॉर्ड की उपाधि आपने सुनी होगी, वो एक विशेष अधिकार है। लेकिन स्वतंत्र भारत में वर्तमान में सभी व्यक्तियों को जो विशेष अधिकार थे, खास करके इसमें उपाधियाँ हुई या जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हुआ करती थी, प्रिवी पर्स हुआ करता था, पेंशन फंड हुआ करते थे राजाओं के, उन सभी को समाप्त कर दिया है। अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन क्या है कि सभी प्रकार के विशेषाधिकारों की समाप्ति करना। यदि विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे तो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। पांचवा पॉइंट आपने लिखा था शीघ्र तथा त्वरित न्याय की प्राप्ति। शीघ्र न्याय हमें कैसे प्राप्त होगा? इस समय आप सभी जानते हैं ई कोड या जो हमारे ई गवर्नेंस चल रही है उसके माध्यम से हम विभिन्न माध्यमों से स्वतंत्रता को आसानी से प्राप्त करते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर CSC आपने सुने होंगे, इनके माध्यम से हमें बहुत आसानी से सभी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। या इसी के अंतर्गत शीघ्र और त्वरित न्याय में आपने सेवा का अधिकार नहीं सुना होगा, सूचना का अधिकार सुना होगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 RTI जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये सभी जो हैं ये शीघ्र और त्वरित न्याय की प्राप्ति हमें सुलभ कराते हैं। इसके अलावा चलित न्यायालय का भी कॉन्सेप्ट इस समय चल रहा है, तो जो चलित न्यायालय है वो भी शीघ्र और त्वरित न्याय की प्राप्ति कराने में सहायक होता है। छठा पॉइंट आपने लिखा था समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता का अर्थ है कि सभी जो नियम हैं वो समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू किया जाए। भारत में अगर देखा जाए तो ये केवल गोवा राज्य में लागू है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है, कॉमन सिविल कोड का उल्लेख किया गया है। तो इसका संबंध किससे है? तो इसको जान लेते हैं। समान सिविल संहिता होती क्या है वास्तव में? समान, आप सब समझ गए होंगे, समान अर्थात एक जैसा, सभी के लिए कानून जो होंगे वो एक जैसे होंगे।
अब ये कानून होंगे कौन कौन से? ये जो कानून हैं वो हैं आपके विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित, गोद लेने से संबंधित एवं जो संपत्ति का वितरण होता है उससे संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान समान सिविल संहिता के अंतर्गत पूरे देश में एक समान रूप से लागू होंगे। उत्तराखंड में समान सिविल संहिता की निर्माण की बात इस समय की जा रही है। नंबर 7 पॉइंट आपने लिखा था स्वतंत्रता प्राप्ति के साधन के रूप में, वो था लोक कल्याण कार्यों की व्यवस्था करना। तो देखिए भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में, और अनुच्छेद 38 के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राज्य का उत्तरदायित्व है। अर्थात इसमें राज्य का उत्तरदायित्व यह है कि वो सभी इस प्रकार के कार्य करे जिसके माध्यम से जनता का अधिकतम कल्याण हो। तो जनता के कल्याण के लिए कार्यों की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व है। नंबर 8 आपने लिखा था राज्य द्वारा स्वतंत्रता की रक्षा करना। तो देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और अनुच्छेद 226 ये हाईकोर्ट के द्वारा लागू किए जाने वाली जो रिटें हैं वो इसमें आती हैं। यदि हमारे किसी प्रकार के अधिकार या स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के माध्यम से और राज्य में अनुच्छेद 226 के माध्यम से हम उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, रिटों के माध्यम से उसको प्राप्त किया जा सकता है। जो 9वां पॉइंट आपने लिखा था स्वतंत्रता प्राप्ति का साधन, वो है लोकतंत्र या गणतंत्र की स्थापना करना। तो आप सभी जानते हैं लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र जनता का शासन होता है। अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा आप सभी ने पढ़ी है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन कहलाता है। वास्तव में ये परिभाषा अब्राहम लिंकन की ना होकर के क्लियोन की है। क्लियोन ने इस परिभाषा को दिया था जिसको अब्राहम लिंकन ने लोकप्रिय बनाया। तो जनता का जो शासन है, अर्थात हम जो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, विधायकों को हम वोट देते हैं, सांसदों को हम वोट देते हैं, तो वो जो शासन है वो लोकतंत्र कहलाता है। और गणतंत्र की स्थापना का अर्थ है कि जो शासन का प्रमुख होगा, राष्ट्रपति होगा, उसकी जो स्थापना होगी वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होगी। भारत में वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं, और उनको हमारे लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इनको वोट के माध्यम से चुनते हैं। इसमें केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं जो वोटिंग में भाग लेते हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर की। इसके अलावा आपने नंबर 10वां पॉइंट लिखा है स्वतंत्रता प्राप्ति के साधनों में, वो था पंचायती राज को प्रोत्साहित करना। प्यारे साथियों, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में लिखा गया है कि राज्य का उत्तरदायित्व होगा कि वो पंचायतों का गठन करें, और इसके संबंध में 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी 1993-94 के हैं, और जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। 74वां संविधान संशोधन आपका नगरीय प्रशासन या नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत से जुड़ा हुआ है। तो इसमें पंचायतों की अगर स्थापना की जाती है, ग्रामीण लोगों को हाथ में सत्ता दी जाती है, ग्राम प्रधान अगर आपके क्षेत्र से चुना जाता है, तो वो पंचायतों की स्थापना करने से स्वतंत्रता की आपको प्राप्ति होती है। अगला पॉइंट आपने इसमें लिखा है 11वां, राजनीतिक जागरूकता तथा सहभागिता को बढ़ाना। देखिए मतदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। वोटिंग करने से हमें एक योग्य और अच्छी सरकार की प्राप्ति होती है, और अच्छी सरकार की प्राप्ति होने के लिए हमें राजनीति में सहभागिता जरूर करनी चाहिए, अर्थात मतदान के दिन वोट डालने अवश्य जाना चाहिए। यदि हम वोट डालने जाते हैं तो हमारी राजनीतिक जागरूकता तो बढ़ती ही बढ़ती है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, साथ ही साथ हम राजनीतिक सहभागिता भी करते हैं, अपना योग्य प्रतिनिधि चुनते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि हमारे एक वोट न डालने से क्या होगा। एक वोट से सरकारें गिर जाती हैं या सरकारें बन जाती हैं, तो एक एक वोट बहुत कीमती होता है। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है कि आप योग्य सरकार को चुनें और वोटिंग में अवश्य भाग लें। 12वां पॉइंट आप लोगों ने लिखा है संचार साधनों का विकास करना, अर्थात राजनीति में या हमारी स्वतंत्रता की प्राप्ति में संचार साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संचार साधन कौन कौन से होते हैं? वो सभी साधन जिनसे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना भेजी जाती हैं, प्राप्त की जाती हैं, वे सभी संचार साधन कहलाते हैं। इन साधनों में आपने देखा होगा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की सूचनाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। CSC कॉमन सर्विस सेंटर आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र सहित बहुत सारे प्रमाण पत्र आपको उपलब्ध कराता है। संचार साधनों के विकास से आपको दूरभाष, जिसको हम मोबाइल टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, मोबाइल के माध्यम से सूचनाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। आप फैक्स कर सकते हैं, चिट्ठी पत्री को भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा
आप ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं और ये सभी आपकी स्वतंत्रता प्राप्ति के साधन हैं। नंबर 13 आपने इसमें लिखा है आर्थिक समानता लाने का प्रयास करना। आर्थिक समानता आपके रोजगार, आपकी संपत्ति, आपके सामाजिक जो आर्थिक क्रियाकलाप है उनसे जुड़ा हुआ है। यदि आपको रोजगार की प्राप्ति हो रही है, आपके पास अच्छी संपत्ति है, आपका जीवन स्तर बहुत अच्छा है, जीवन प्रत्याशा अधिक है, तो आपको स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। यदि रोजगार की प्राप्ति आपके पास नहीं है, आप कार्य की स्वतंत्रता आपके पास नहीं है, आप जो कार्य स्वेच्छा से करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं है, तो वो स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं है। कार्य की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता आपको प्राप्त होना ही स्वतंत्रता प्राप्ति का एक साधन है। इसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम वंशानुगत कार्य ही करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को कर सकता है, किसी भी कार्य को अपना सकता है। अगला आपने लिखा है नंबर 14 शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करना। स्वतंत्रता प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन करना। भारतीय संविधान में भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के माध्यम से शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। कार्यपालिका हमारी जिसमें मंत्रिमंडल शामिल होता है, मंत्रिपरिषद शामिल होती है, प्रधानमंत्री शामिल होती है। विधायिका जिसको आप व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं, उसमें हमारा पूरी संसद शामिल है। और न्यायपालिका को आप सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ये सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, लेकिन अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत के अनुसार ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरक भी हैं। लेकिन मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें इन तीनों की पृथक पृथक प्राप्ति होती है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति का 15वां साधन आपने लिखा है भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। देखिए, भ्रष्टाचार जो शब्द है उसका अर्थ होता है भ्रष्ट आचार, अर्थात भ्रष्ट आचरण, ऐसा आचरण जो कि बिगड़ गया है। जब हम किसी कार्य को निःशुल्क ना करके उसके बदले किसी प्रकार की धनराशि, सम्मान, उपहार, गिफ्ट या किसी चीज़ की लालसा रखते हैं तो वो भ्रष्टाचार कहलाता है। और इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने से ही हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। यदि कार्य बिना किसी प्रकार के लेन देन के, बिना किसी गिफ्ट या उपहार दिए, बिना पैसा दिए, बिना भाई भतीजावाद के निष्पक्ष रूप से हो रहा है, पारदर्शी तरीके से हो रहा है, तो हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि भाई भतीजावाद चल रहा है, रिश्वत के माध्यम से किसी पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वो स्वतंत्रता प्राप्ति का साधन नहीं है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति का 15वां साधन क्या है? भ्रष्टाचार को समाप्त करना। 16वां साधन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति का 16वां साधन है राजनीति का अपराधीकरण रोकना। देखिए, राजनीति में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति भाग लेते हैं। इसमें कुछ अपराधी किस्म के व्यक्ति भी चुन करके कई बार पहुंच जाते हैं संसद में या विधानसभाओं में, तो स्वतंत्रता हमारी बाधित होती है, वो किसी कार्य को करने नहीं देते। तो यदि हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति करनी है, प्राप्त करना है, तो जो राजनीतिक अपराधी हैं या अपराधी प्रवृत्ति के रोक हैं, उन व्यक्तियों को हमें वोट नहीं देना है और राजनीति के अपराधीकरण को या इसके बढ़ते हुए अपराधीकरण को हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। पॉइंट नंबर 17 आपने लिखा है इसमें कि अवरोध और संतुलन के सिद्धांत को अपनाना। अभी कुछ देर पहले मैंने बात की थी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में अवरोध और संतुलन का सिद्धांत पाया जाता है, अर्थात ये तीनों संस्थाएं एक दूसरे पर परस्पर नियंत्रण रखती है ताकि कोई भी एक संस्था हद से आगे बढ़ करके तानाशाही करने ना लगे। अर्थात नियंत्रण रखने के लिए अवरोध और एवं संतुलन का सिद्धांत पाया जाना आवश्यक है और उसी से स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। 18वां पॉइंट आपने लिखा है संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था करना। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिटें या याचिकाएं दी गई हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण और अधिकार परीक्षा। इसी प्रकार से यदि हम कहें अनुच्छेद 226 में भी इसी प्रकार की रिटों का प्रयोग किया गया है। तो ये सब चीज़ें इसलिए की गई हैं ताकि संवैधानिक जो हमारे अधिकार हैं उनकी रक्षा की जा सके। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके अलावा नंबर 19 आपने लिखा है नैतिकता का विकास करना। आपने कई बार एक शब्द टीवी में सुना होगा कि इस मंत्री ने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया, या कोई व्यक्ति कहता है कि नैतिकता के आधार पर मैं त्यागपत्र देता हूँ, नैतिकता के आधार पर मैं त्यागपत्र देना चाहिए। तो ये नैतिकता शब्द ये क्या है? ये नैतिकता नीति शब्द से बना है, नीति नियमों से बना है, अर्थात जो कार्य उचित है उस कार्य को करना और जो कार्य अनुचित है उस कार्य को न करना वास्तविक नैतिकता कहलाता है। यदि हम नैतिकता का पालन करें, ईमानदारी, सच्चाई, भाईचारा, बंधुत्व, सहयोग की भावना, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके कार्य करना,
प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर चलना, आगे बढ़ाने का प्रयास करना। यदि इस प्रकार के कार्यों को हम करते हैं तो हमारे अंदर नैतिकता का विकास होगा और हम परस्पर, क्योंकि सच बोल रहे हैं, ईमानदार से कार्य कर रहे हैं, तो ईमानदार से कार्य करने के कारण हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति भी होगी और ये हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति का 19वां साधन कहलाएगा। और अंतिम और 20वां पॉइंट आप लोगों ने लिखा था समावेशी विकास करना। समावेशी विकास का अर्थ होता है समान रूप से सभी क्षेत्रों में विकास करना। ये विकास आपका सामाजिक विकास हो सकता है, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, शैक्षिक विकास, बौद्धिक विकास, सभी प्रकार का विकास इसमें शामिल है। यदि आपका इस प्रकार का विकास हो रहा है तो ये भी स्वतंत्रता प्राप्ति का आपका एक महत्वपूर्ण साधन है। तो प्यारे बच्चों, ऑफलाइन क्लास में तो आप सभी लोग इन चीज़ों को सीखते हैं, पढ़ते हैं और विस्तार से पढ़ते हैं, उसमें अधिक समय मिलता है हमको, लेकिन ऑनलाइन समय में हम कम ही पढ़ते हैं। तो एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं कि 20 पॉइंट हमने कौन कौन से सुने जिनके ऊपर हमने बात की। तो उनमें पहला पॉइंट था जागरूकता का विकास करना, दूसरा पॉइंट था स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करना, तीसरा था मौलिक अधिकार तथा मूल कर्तव्यों की व्यवस्था करना, चौथा पॉइंट आपने जाना विशेषाधिकारों का अंत करना, पांचवा शीघ्र या त्वरित न्याय की प्राप्ति करना, छठे पॉइंट जिस पर हमने बात की वो था समान सिविल संहिता, सातवां पॉइंट लोक कल्याण कार्यों की व्यवस्था करना, आठवां बिंदु राज्य द्वारा स्वतंत्रता की रक्षा करना, नौवां गणतंत्र या लोकतंत्र की स्थापना करना, 10वां पॉइंट था पंचायती राज की व्यवस्था करना, 11वां पॉइंट था राजनीतिक जागरूकता एवं सहभागिता को बढ़ाना, उसके बाद अगला 12वां पॉइंट था संचार साधनों का विकास करना, 13वां पॉइंट था आर्थिक समानता लाने का प्रयास करना, 14वां पॉइंट आपने लिखा है इसमें 14 शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करना, 15वां भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, 16वां राजनीति का अपराधीकरण रोकना, 17 कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनमें अवरोध तथा संतुलन के सिद्धांत को अपनाना, अवरोध तथा संतुलन। 18वां पॉइंट आप लिखा संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था करना, 19वां पॉइंट था नैतिकता का विकास करना और अंतिम पॉइंट नंबर 20 समावेशी विकास करना। यदि इन सभी चीज़ों का विकास किया जाए तो स्वतंत्रता हमें बहुत आसानी से प्राप्त होगी। परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है आप इसको भी जान लीजिए। परीक्षा में प्रश्न बनेगा कि स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के साधनों का वर्णन कीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।